हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, राजस्थान का एकीकरण या राजस्थान का यूनिफिकेशन जिसे कहते हैं वो पढ़ रहे थे। हालांकि पिछला जो वीडियो था उसमें तो थोड़ा पीछे का बोल वचन ज्यादा था कि कैसे कैसे क्या निर्माण हुआ। हमने उसका एक चरण पढ़ा था, मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ जो बना था वो पढ़ा था कि किस प्रकार से रियासतें मिलाई गई थी। जो आज वाला वीडियो देख रहे हो उनके यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज पुराने वाला वीडियो देख ले, यदि वो देख रखा हो तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने उस दिन ही बताया था कि राजस्थान जीके का सबसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, राजस्थान जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान जीके का सबसे सरल टॉपिक, जितनी सारी बातें वो एकीकरण वाले चैप्टर के अंदर आती। वापस थोड़ा सा मान लो रिकॉल वापस करवा दूं, थोड़ा पीछे जाके मैं बात करूं तो मैंने उस दिन बताया था कि जब हम ये बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण या राजस्थान का इंटीग्रेशन, तो वास्तव में हम कहना क्या चाहते हैं। तो वास्तव में हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सबको मिला के हमारे एक राजस्थान का निर्माण किया गया था। इससे पहले हमारा एक राजस्थान एक भौगोलिक इकाई के रूप में, एक राजनीतिक इकाई के रूप में ऐसे नहीं हुआ करता था। ये अलग अलग रियासतें हुआ करती थी जिनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। मैंने बताए भी थे उस दिन, ठिकाने 3 बताए थे मैंने। एक नीमराना था, एक कुशलगढ़ था, एक लावा था, एक केंद्र शासित प्रदेश बताया था मैंने अजमेर मेरवाड़ा। रियासतों की मैंने कहा था हम साथ साथ में बात करते चलेंगे। उस दिन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने थोड़ी और बातें बताई थी। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन करने के लिए एक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा था वो प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट जो डिपार्टमेंट था, या प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट जो हुआ करता था, रियासती विभाग काम कर रहा था। सरदार पटेल जिसके अध्यक्ष थे और वीपी मेनन जिसके सचिव हुआ करते थे। और 5 जुलाई को वो विभाग बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। मैंने और बताया था कि बाद में 18 जुलाई को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इंडियन फ्रीडम एक्ट पारित हुआ था, और उसकी जो सेक्शन 8 उसकी धारा 8 थी, उसके अंदर 2 शर्तें थी। और उसके अंदर 2 शर्तें मैंने बताई थी कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो वे स्वतंत्र रह सकती है। बाकी सब रियासतों को अपना विलय करना पड़ेगा। और वो जो 2 कंडीशंस है उनको फुलफिल करने वाली 4 रियासत थी। कंडीशन क्या कि एक तो आपकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, एक आपकी जो इनकम हो मोर देन 1 करोड़ होनी चाहिए। 4 रियासतें उसको फुलफिल कर रही थी। हमने पढ़ा था वो 4 रियासतें थी। एक थी मेवाड़, एक थी जयपुर, एक थी जोधपुर और एक थी बीकानेर। कुल मिला के 4 रियासत ऐसी है जो अपनी स्वतंत्र स्थिति रख सकती है, बाकी सबको अपना विलय करना पड़ेगा। स्वतंत्र स्थिति मतलब जो यूनियन बनेगा, भारतीय यूनियन बनेगा, उसके अंदर अपना एक अलग से राज्य बना के रख सकती है। सबको विलय तो करना पड़ेगा, संघ के साथ में जुड़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन संघ में जुड़ने के बाद में आप अपनी स्थिति को स्वतंत्र रख सकते हैं या आप किसी राज्य के अंदर मिल सकते हैं। अंग्रेज 3 प्रकार से चाह रहे थे। अंग्रेज ये चाह रहे थे कि या तो जो रियासतें हैं वो पास का जो बड़ा प्रांत है उसमें शामिल हो जाए, या किसी को आप केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, और या जो थी वो एक स्वतंत्र यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट बना दी जाए। अंग्रेज 3 प्रकार से विलय करना चाह रहे थे। तो भारत सरकार लगी हुई थी कि कोई छोटी मोटी रियासत थी उनको पास वाला बड़ा राज्य, ब्रिटिश प्रोविंस जो बड़े थे उनमें कहा कि इनमें मर्ज कर लो, या कोई चीफ कमिश्नरी थी तो उसके अंदर मिलाए जा रहे थे, या जो कोई बड़ी रियासतें थी उनको कहा गया, उनको आश्वासन दिया गया कि तुम इंडिपेंडेंट रह सकते हो, अपनी स्थिति को सही रख सकते हो। और शुरुआत में जब भारत सरकार ने भी ये 5 जुलाई को ये डिपार्टमेंट बनाया था, तो भारत सरकार का भी लक्ष्य था कि 15 अगस्त तक सबको साइन तो करवा लेने। 15 अगस्त से पहले सबके साइन हो जाने चाहिए कि हम भारत के साथ अपना विलय करने के लिए तैयार हैं। बाद में शर्तें वर्तें और तय करते रहेंगे। तो शुरुआत में जब बात करने के लिए लगे थे सरदार पटेल इन रियासतों के राजाओं से, तो सीधा सीधा सा उन्होंने 3 बातें कही कि आप हमें 3 चीजें दे दो, डिफेंस दे दो, हमें एक्सटर्नल अफेयर्स दे दो और कम्युनिकेशन दे दो। मतलब 3 चीजें सेंटर को दे दी जाए, रक्षा, विदेश और संचार। बाकी वाली जो चीजें हैं वो जो रियासतें अपने हिसाब से ले सकती है, हम आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर आप भारत के साथ विलय के लिए साइन कर दो। शुरुआत के अंदर राजा तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये लोग अलग अपना राजस्थान यूनियन बनाने के लिए, वागड़ संघ बनाने के लिए, डूंगरपुर के राजा वागड़ संघ बना रहे हैं, कोटा के राजा हाड़ौती संघ बनाना चाह रहे हैं, मेवाड़ के जो महाराणा है वो राजस्थान यूनियन बनाना चाह रहे हैं। सब अपने अलग अलग राग अलाप रहे थे। लेकिन इतने में बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले ये हामी भरी कि नहीं साहब हम तैयार हैं
और हम भारत के संघ में जाने के लिए तैयार हैं, हम संविधान सभा में अपने सदस्य भेजने के लिए तैयार हैं। और 7 अगस्त को इन्होंने जो कॉन्वेंट लेटर था, जो विलय पत्र था, जो भारत सरकार जिस पर साइन करवा रही थी विलय पत्र पर, उस पर उन्होंने साइन कर दिए और अपना एक बंदा इन्होंने संविधान सभा के अंदर भेज दिया था। बहुत बड़े संविधान में था, आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्यादातर, के.एम. पन्नीकर को शुरुआत के अंदर बीकानेर की तरफ से संविधान सभा के अंदर मनोनीत किया गया था। ये भी याद रखना कि के.एम. पन्नीकर को किसकी तरफ से संविधान सभा में भेजा गया था, तो बीकानेर की तरफ से, और वो बीकानेर महाराज शार्दुल सिंह थे। तो भारत संघ में विलय के लिए सबसे पहले कोई साइन बंदा करता है तो वो शार्दुल सिंह थे। बीच में जोधपुर वाली समस्या चल रही थी, मैं आगे और बढ़ेंगे तो मैं और बता दूंगा। जोधपुर वाला हनुवंत सिंह जो थे वो जिन्ना के साथ बातचीत कर रहे थे। इधर धौलपुर के अपने जो राजा थे उदयभान सिंह जी मैंने बताया था, वो भी उधर थोड़ी बातचीत कर रहे थे अपनी। तो सबसे लास्ट में किसी ने साइन किए थे, भारत सरकार ने इनको भी मनाया, और सबसे लास्ट में जिसने साइन किए थे वो धौलपुर, 14 अगस्त को धौलपुर के जो राजा थे उदयभान सिंह, उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, हम भारत सरकार संघ के साथ में अपनी संबद्धता तो जाहिर करते हैं, हम इनके साथ में जुड़ के रहेंगे। अब हमारी कंडीशन इसके अंदर क्या रहेगी, हम इसके एक स्वतंत्र राज्य रहेंगे, इसके अंदर हम किसी के अंदर विलय हो जाएंगे, या हम इसे केवल संबंध राज्य के रूप में जुड़े हुए रहेंगे, ये बाद में तय करते रहेंगे। साइन एक बार 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में उन्होंने सबके करवा लिए थे। जोधपुर वाले राजा की पहले करवा लिए। तो कई बार अक्सर अपने दिमाग में रहता है कि जोधपुर के राजा पाकिस्तान की तरफ मिलने चाह रहे थे, तो सबसे अंत में साइन उन्होंने किए होंगे। नहीं, सबसे अंत में साइन उदयभान सिंह के थे, 14 अगस्त को साइन किए। कारण दूसरा था, उदयभान सिंह जी भोपाल नवाब के चक्कर में थे। भोपाल नवाब थे हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला खान साहब भोपाल नवाब थे, और उसमें नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। यदि आपने किसी ने बीकानेर का इतिहास का जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें नरेंद्र मंडल के बारे में कई बातें बताई थी। तो आजादी के समय जो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे हमीदुल्ला खान साहब थे, और हमीदुल्ला खान साहब भी शुरुआत के अंदर पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे। हालांकि बाद में भी जब सरदार पटेल ने इनको समझाया तो ये भी भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। जब ये तैयार हो गए तो बाद में धौलपुर वाले राजा ये सब भी तैयार हो गए थे। अब साइन तो 14 अगस्त तक सबके करवा लिए थे। अब बाद में दिक्कत ही आई, तो ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना क्या क्या स्थिति थी। अब कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भारत सरकार ने कह दिया कि जिनकी जनसंख्या इतनी और जिनकी इनकम इतनी है वो अपने स्वतंत्र रह सकती है, बाकी को तो हम यूनिट बनाएंगे, हम किसी ना किसी के अंदर उनका विलय करेंगे। ये बात आ गई। मैंने बताया कि वो 4 रियासतें थी जिनकी स्थिति को कंटिन्यू रखा जा सकता था। वो रियासतें थी मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 4 रियासतें ऐसी, टोटल रियासतें कितनी 19 में से 4 बड़े मगरमच्छ जिनको आप शामिल नहीं कर सकते। पीछे रियासतें कितनी बची 15। हम रियासतों की बात करें, मैं ठिकाने एक बार नहीं बात कर रहा, छोटे मोटे थे वो, मैं रियासतों की बात कर रहा हूं। 15 ठिकाने बचे। 15 में से 2, पहले मैं 2 की बात करता हूं। 15 बचे, 4 को तो हम ले ही नहीं सकते, जो मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इनका विलय नहीं कर सकते। पीछे 2 चीजें, एक तो सिरोही और एक जैसलमेर। इन 2 के बारे में फिर थोड़ी सी बात है। सिरोही जो था गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री पे था, इसलिए ये था कि इसे गुजरात में मिलाया जाए या राजस्थान के अंदर मिलाया जाना चाहिए। सरदार पटेल चूंकि गुजरात के थे, प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ा बहुत क्षेत्रवाद होता ही है। सरदार पटेल में भी क्षेत्रवाद था। अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े, तो सरदार पटेल भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि सिरोही गुजरात के अंदर मिल जाए। तब गुजरात नहीं हुआ करता था, तब मुंबई, जिसको हम मुंबई अब कहते हैं, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, तो बॉम्बे के अंदर मिला दिया जाए। क्यों? तो सिरोही के अंदर 2 चीज है। एक तो सिरोही में आबू मुख्य पर्वतीय स्थल, और एक देलवाड़ा के मंदिर। जिधर सिरोही जाएगा उधर आबू देलवाड़ा जाएंगे, जिधर आबू देलवाड़ा जाएगा उधर टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, जिधर टूरिस्ट ज्यादा आएंगे उधर रेवेन्यू बढ़ेगा। यदि गुजरात की तरफ जाएंगे तो गुजरात का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बॉम्बे का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और राजस्थान की तरफ आएंगे तो राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सरदार पटेल इसको उधर मिलाना चाहते थे। सरदार पटेल की तूती बोल रही थी, भाई देश में सब कुछ तय वही कर रहे थे, तो सिरोही वाला मामला कैंसिल। जोधपुर वाले राजा का जब शुरुआत के अंदर ये चल रहा था कि भाई पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे या भारत की तरफ मिलेंगे, तो जैसलमेर के जो राजा थे वो भी जोधपुर वाले राजाओं के साथ में थे। उन्होंने कहा जैसे जोधपुर वाले करेंगे वैसे हम कर लेंगे, और टच करता हुआ राज्य था, बाकायदा डिपेंड भी कर रहा था उधर। जैसलमेर वाले जोधपुर वालों के साथ बना के रखनी जरूरी भी थी। कहते हैं कि पाकिस्तान के दिमाग में बड़ा जोरदार प्लान था उन दिनों में। पाकिस्तान जो आज कश्मीर वाली समस्या चल रही है, तो पाकिस्तान ने उस समय केवल कश्मीर पे अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान ने उसमें बलूचिस्तान और जैसलमेर पे भी अटैक कर दिया था। बलूचिस्तान वो पूरा खा गया, कश्मीर आधा खा गया, लेकिन जैसलमेर नहीं खा पाया था। कहते हैं कि जोधपुर के राजा ने अपनी सेनाएं भेज दी थी, और जोधपुर की सेना जाके पाकिस्तान की सेना को उधर से जो भी कबीलाई अटैक हुए थे उनको भगा दिया था, इसलिए जैसलमेर बच पाया था। इसलिए जैसलमेर ये समझ रहा था कि मेरा भाग्य कहीं ना कहीं जोधपुर पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा यार हम तो जैसे जोधपुर वाले करेंगे वैसे कर लेंगे।
तो जैसलमेर के भी विलय की बात नहीं है, तो 15 में से 2 ये और निकाल दो तो पीछे कितनी बची? 13। अब 13 बची, अब इनमें से किसका क्या किया जाना चाहिए भाई? 19 है, 4 का आप कुछ कर ही नहीं सकते, 4 तो पीछे बची 15, 15 में से 2 एक सिरे को गुजरात में मिलाना है, जैसलमेर जोधपुर के साथ तय किया जाएगा, पीछे बची 13। अब इन 13 में क्या किया जाए? इतने में भारत सरकार के सामने एक मुद्दा आया और अलवर के जो राजा थे तेज सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे NB खरे, उन दोनों का नाम गांधी जी वाले मर्डर केस के अंदर आ गया, गांधी जी वाले हत्या के अंदर आ गया। इसलिए सबसे पहले अलवर के ऊपर भारत सरकार ने अपनी कैंची चलाई और अलवर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इतने में जो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी नाम सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए आया और उन्होंने भरतपुर पर भी कब्जा कर लिया। तो 2 को वो अपने कब्जे में लेने सफल हो गए, अलवर और भरतपुर। ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भारत सरकार ने कहां का अपना नियंत्रण कर लिया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भरतपुर में तो बाकायदा SN सप्रू को ही लेके आ गए थे, वहां पर प्रशासक ही बना दिया था और तेज सिंह और NB खरे को नजरबंद कर दिया था उन्होंने। अब 2 ये इधर आ गए तो 13 में से 2 इधर आ गई तो 2 ये, तो अब बची 11। अब सरदार पटेल ने दिमाग लगाया कि 2 तो अपने पास में बैठे हैं, इन्होंने तो अपना कंट्रोल ही छोड़ दिया और अपने कंट्रोल दे दिया, क्यों ना इन 2 के पास में 2 चीज हो रहे, एक है धौलपुर और एक है करौली, इन चारों को मिला के यूनिट बना लो। इसलिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पहला चरण था उसमें 4 मिला दिए गए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और वो जो चरण बनाया गया था, वो जो यूनियन बनाई गई थी, उसका नाम था मत्स्य यूनियन। इसका नाम मत्स्य यूनियन क्यों था, कैसे क्या हुआ, वो सब बातें मैंने आपको बता दी थी। तो हमारे राजस्थान के इंटीग्रेशन के फर्स्ट फेज में जो 4 रियासतें ली गई थी, वो 4 रियासतें ये थी, अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी और करौली थी, और इसे मत्स्य संघ कहा जाता है। अब अक्सर मैं कई बार स्टूडेंट को देखता रहता हूँ कि कोई ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बना के उनको याद करते रहते हैं। मुझे लगता है यार कम से कम RS की तैयारी करने वाला बच्चा तो ऐसी बचकानी हरकत ना करे, क्या क्या ये ट्रिक से याद करता घूमेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए, सीधी सी बात है। वो ट्रिक से याद रखना क्यों जरूरी नहीं है कि वो याद करेगा तो केवल नाम याद कर पाएगा, और वरना यदि थोड़ा दिमाग लगाएगा तो समझ में आना चाहिए कि अलवर और भरतपुर का नियंत्रण भारत सरकार ले चुकी है। तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है, ये भी तो उसके कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इनका नियंत्रण क्यों ले लिया था, कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक बातें थी वो ज्यादा चल रही थी। मैंने ये भी बताया था यहीं पे क्यों चल रही थी, क्योंकि यूपी के टच कर रहे थे, यूपी के अंदर ये बातें ज्यादा थी, इसलिए अपने यहाँ पे आ रही थी। और जब अलवर भरतपुर को आप सरकार कंट्रोल में ले लेगी तो पास में धौलपुर करौली छोटे छोटे थे, इनको मिला के यूनियन बनाई जा सकती है। इसलिए वो जो यूनियन बनाई गई थी वो मत्स्य संघ थी। अब 11 में से 2 को और मिला, पीछे कितनी बची? 9। दूसरे चरण में इन सारी 9 रियासतों का विलय कर दिया गया। ये एकीकरण है, सीधी सी बात तो ये कि टोटल रियासतें आपके पास में 19 में से 4 रियासत ऐसी है जिनका विलय आप कर नहीं सकते, पीछे बचे आपके पास में 15 में से जो 15 रियासतें हैं आपके पास में, उन 15 में से सिरोही को आपको गुजरात की तरफ मिलाना है, बॉम्बे की तरफ मिलाना है, जो जैसलमेर है उसको आपको जोधपुर की तरफ मिलाना है। इसलिए पीछे आपकी बची 15 में से 13 में से अलवर भरतपुर का नियंत्रण आप पहले से ले चुके हो, इसलिए बची आपके पास में 11। अलवर भरतपुर को लेके और इनमें करौली धौलपुर को आप मिला के एक मत्स्य संघ बना देते हो, इसलिए बची 9। दूसरे चरण में 9 की 9 मिला देगी। इतनी बातें याद रखने वाली से 9 कौन सी है, क्या है, वो अभी हम बात कर लेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो दूसरे चरण से शुरू करते हैं। तो ये मैंने शुरुआत में पहला थोड़ा सा बताया ताकि आपके दिमाग में रही चीजें, रट्टे नहीं मारने पड़े, कुल मिला के कोई ट्रिक से याद नहीं करने पड़े इसे। अब लो ये सीधा अपना आ रहा है सेकंड फेज, यही पढ़ना है अपने को आज। थोड़ा पीछे वाला मैं समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने बता दिया। सेकंड फेज पढ़ेंगे आज हम, द्वितीय चरण पढ़ेंगे। द्वितीय चरण का नाम या तो हम इसको कहते हैं राजस्थान यूनियन, जैसे वो मत्स्य यूनियन था, इसको राजस्थान यूनियन कहते हैं, राजस्थान संघ। कई बार हिंदी में इसका नाम पूर्व राजस्थान भी लिखा हुआ जाता है, पर अपने यही याद रखना, इसका राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ कहा जाता है। मैंने भी बताया 9 रियासत लेंगे। अब 9 कौन सी? 3 तो हाड़ौती वाली रियासत, हाड़ौती में आज भी देख लो कौन कौन सी आती है, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़। जैसे देख लो एक 12 जिला हो रहा था, 12 जिला ही बाद के अंदर बना था आपने, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 तो ले लो, ये 9 रियासतें लेनी। फिर 3 रियासत ले लो वागड़ वाली। वागड़ में आज भी देख लो कौन सी आती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा थी वागड़ की रियासत। प्रतापगढ़, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये 3 ही है। राजस्थान में एकमात्र एक मुस्लिम रियासत थी टोंक। 2 रियासतें ऐसी जो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, शाहपुरा और किशनगढ़, इनको मिला लिया गया। अब शाहपुरा किशनगढ़ की मैं और बात बता, पहले ऐसा कहा गया कि शाहपुरा और किशनगढ़ जो है इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। अभी देखो मैं बता रहा था कि ये भी प्लानिंग थी कि कुछ जो राज्य है उनको पास के केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया जाए। ये चीफ कमिश्नरी थी, तो गाइस चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा के अंदर किशनगढ़ और शाहपुरा को मिला दिया जाना चाहिए। किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह तो फिर भी साइन करके आ गए थे। शाहपुरा के राजा हुआ करते थे सुदर्शन देव,
बहुत प्रगतिशील राजा थे। अपनी रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। राजस्थान की किसी रियासत में सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यदि बनी है तो शाहपुरा के अंदर बनी थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है पर प्रोग्रेसिव बहुत ज्यादा थी। गोकुलाल असावा को शासन सौंप चुके थे और सुदर्शन देव जब वहां साइन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये तुम कौन होते हो बताने वाले कि हमें किधर मिलना किधर नहीं मिलना। मैं मेरी जनता से पूछूंगा, मेरा मंत्रिमंडल काम कर रहा है उससे पूछूंगा और फिर हम तय करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गोकुलाल असावा उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गोकुलाल असावा ने बाद में मेनन से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, किशनगढ़ और शाहपुरा दोनों की जनता, दोनों के राजा, दोनों के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि हमें अजमेर मेरवाड़ा के अंदर मिलाया जाए और हमें तो आप इस राजस्थान संघ के अंदर शामिल कर दो। तो किशनगढ़ और शाहपुरा दो छोटी छोटी रियासतें थी जिनको पहले अजमेर मेरवाड़ा मिलाया जा रहा था, उनको भी बाद में किसमें शामिल कर दिया गया, राजस्थान संघ में शामिल कर दिया गया। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो शाहपुरा। कोई ये पूछे कि राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था, किशनगढ़ शाहपुरा। किशनगढ़ शाहपुरा के बारे में और बताऊं, इनको शुरुआत अंग्रेज क्या है, प्रत्येक राजा को उनके स्टेटस के अनुसार तोपों की सलामी दिया करते थे कि जब भी कोई राजा आएगा तो उसको कितने गन सैल्यूट दिए जाएंगे। तो किशनगढ़ शाहपुरा तो ऐसी रियासतें थी जिनको शुरुआत में तो गन सैल्यूट ही नहीं मिलते थे क्योंकि वो छोटी छोटी सी रियासतें हुआ करती थी। तो वो ये भी पूछे कि प्रारंभिक दौर में शुरुआत के अंदर कौन सी रियासतों को गन सैल्यूट नहीं दिए जाते थे, तोपों की सलामी के अधिकार नहीं थे, तो किशनगढ़ शाहपुरा वो तोपों की सलामी के भी अधिकार नहीं थे। तो कुल मिला के 2 छोटी रियासतें, ये मैंने इतनी बातें इसलिए बता दी ताकि आपकी याद रह जाए। तो 3 हाड़ौती वाली रियासत, कोटा बूंदी झालावाड़, 3 वागड़ वाली रियासत, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, एकमात्र मुस्लिम रियासत बूंदी टोंक, और 2 छोटी छोटी रियासतें जिनको अजमेर मेरवाड़ा मिलाना था पर इन्होंने विरोध किया इस वजह से इन्होंने अपना इनका विलय भी बाद में राजस्थान संघ में कर दिया गया, वो किशनगढ़ और शाहपुरा। अब जब बांसवाड़ा आप मिलाओगे तो बांसवाड़ा से अलग करके एक ठिकाना बनाया हुआ था कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना बनाया था तो कुशलगढ़ को भी लिया गया। और थोड़ी सी एक बात बताऊं, कुशलगढ़ की बात है इसलिए, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये सब मेवाड़ से अलग हुए ठिकाने थे, रियासतें बनी थी, मेवाड़ से अलग होकर रियासतें बनी थी। तो मेवाड़ में जब गोहिल वंश का शासन था तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इनके अंदर भी कौन सा, प्रतापगढ़, इन सब में भी कौन सा हुआ, गोहिल वंश का शासन हुआ। कुशलगढ़ का थोड़ा याद रखना, कुशलगढ़ में ठिकाना अलग से बना था, यहाँ के तो सामंत थे वो राठौड़ थे, यहाँ के सामंत राठौड़ हुआ करते थे कुशलगढ़। तो ये थोड़ा सा कुशलगढ़ वाला आप दिमाग के अंदर रखना कि कई बार मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि बिजोलिया ठिकाना कौन से राजवंश के पास में था, तो हम पढ़ते हैं परमार। तो वैसे कभी कोई पूछ ले कुशलगढ़ और ठेठ उधर दक्षिण में, अपना दिमाग नहीं लगता कि राठौड़ कहते अपने ज्यादातर जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ वाली जो 3 रियासतें थी वो दिमाग के अंदर आती है। पर ये याद रखना है कुशलगढ़ जो था वो राठौड़ों का ठिकाना हुआ करता था। थोड़ा अलग से एक बात रह जाएगी, तो एक ठिकाना याद रखना है कुशलगढ़। 9 रियासतें, एक ठिकाना। सबसे अधिक रियासतें किसी चरण में विलय की गई थी, दूसरा चरण है। उस चरण का नाम क्या है, तो उसका राजस्थान यूनियन नाम है। कौन कौन सी है, 3 हाड़ौती वाली, कोटा बूंदी झालावाड़, 3 वागड़ वाली, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक, 2 वो जिनको शुरुआत में तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, या 2 वो जिनको अजमेर मेरवाड़ा में मिलाया जाना था, किशनगढ़ और शाहपुरा, और एक सुदूर दक्षिण का बांसवाड़ा से लेकर के बनाया हुआ ठिकाना राठौड़ों का ठिकाना था कुशलगढ़। इनको शामिल करना बस इतनी सी बात याद रखने वाली बात है और कुछ है ही नहीं। ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, इतना ही है राजस्थान के एकीकरण। आगे तो इनके अंदर ही घालमेल है, इसमें ये मिला दो उसमें वो मिला दो, इतना ही करना है। अब कौन उद्घाटन करके जाए, क्या करें, मैंने बताया था मत्स्य संघ वाला 18 मार्च को भरतपुर में गाडगिल अपने मंत्री हुआ करते थे, एनर्जी मिनिस्ट्री थी, माइंस मिनिस्ट्री थी, उनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री थी, उनको कहा था कि तू करके आ। तो नेहरू जी ने गाडगिल को फोन किया, गाडगिल साहब को कहा, गाडगिल साहब 18 मार्च को आपने वो कर ही दिया, हफ्ते एक राजस्थान में वो रुक जाओ यार, 25 मार्च को एक फीता और काट के आ जाओ। तो दूसरे वाला फीता पहले वाले के 7 दिन बाद काट दिया गया, 25 मार्च को फीता काट दिया गया। तो 25 मार्च 1948 को एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल जो हुआ करते थे, उन्होंने इसका कोटा में उद्घाटन कर दिया। वही मैंने बताया था, अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बनते थे, हम उनको राज प्रमुख बोलते थे। कोटा के जो राजा हुआ करते थे भीम सिंह, पिछले में मैंने भीम सिंह खूब सारी बातें बताई थी, वो भीम सिंह को बना दिया गया, इसका राज प्रमुख बना दिया गया। उपराज प्रमुख की बात आई तो ज्यादा लोग हो रहे थे, इसलिए कहा कि सीनियर जूनियर कर दिया जाए। तो एक तो सीनियर डिप्टी राज प्रमुख बनाए गए बहादुर सिंह बूंदी, और जूनियर डिप्टी राज प्रमुख 2 बंदे बनाए गए थे, सॉरी 1 बंदा बना दिया गया, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, 2 अगले में पढ़ेंगे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बना दिया। तो एक राज प्रमुख बना दिया महाराव भीम सिंह कोटा, एक सीनियर डिप्टी राज प्रमुख बना दिया बहादुर सिंह बूंदी, एक जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बना दिया लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। इनकी बात भी मैंने बताई थी। क्लेश थोड़ा यहां पर, कोटा और बूंदी दोनों चौहान वंश की रियासतें थी। चौहान वंश की एक ब्रांच होती है हाड़ा, तो चौहान वंश की जो हाड़ा ब्रांच थी उनकी रियासत थी। ये भी थोड़ा याद रखना आप, अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, कोई पूछ लेता है कोटा और बूंदी में कौन सा वंश था, वो अचानक बोलता हाड़ा वंश था। हाड़ा वंश नहीं होता है, वंश का नाम चौहान है, उसकी जो ब्रांच है वो हाड़ा है।
पर चूंकि इस पूरे क्षेत्र में हाड़ा वंश का अधिकार रहा, इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या बोलने लगे, हाड़ौती बोलने लग गए थे। तो पहले हाड़ा वंश की जो रियासत स्थापित हुई थी वो थी बूंदी, और बाद में बूंदी वालों से एक भाई निकल के चला गया था, कोटा। इसलिए बूंदी वाले ये मानते थे कि बड़े भाई हम हैं और कोटा वाले हमसे छोटे भाई हैं, बड़े राजा हम हैं, वो हमसे छोटा राजा। पर यहाँ स्थिति उल्टी है। यहाँ स्थिति ये है कि कोटा के राजा को तो बना दिया गया राज प्रमुख, और जो बूंदी का राजा उसको बना दिया गया उपराज प्रमुख। बहादुर सिंह ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि पटेल सर ये क्या कर रहे हो, आप तो उल्टा कर रहे हो, ठीक मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। सरदार पटेल ने कहा कि साहब हम ये आपकी बात समझते नहीं, लेकिन अब कोटा की शक्तियां ज्यादा है, अब कोटा वाले को हमें तो राज प्रमुख बनाना पड़ेगा। पर बूंदी वाले इस बात से खफा ही रहे थे कि यार इसको क्यों बना दिया गया। प्रधानमंत्री वही मैंने बताया, शाहपुरा के गोकुललाल असावा सबसे पहले उत्तरदायी सरकार महाराजा सुदर्शन देव बना चुके थे। गोकुललाल असावा साहब को कहा कि आपको पूरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप बन जाओ प्रधानमंत्री। बाकी मंत्री किसको बनाएंगे, एक बार रुको, बनाएंगे एक बार प्रधानमंत्री बनाओ। फिर राजधानी किसको बनाए, इनमें तो कोटा ही पड़ा है, तो कोटा को राजधानी बना दी। कितने क्षेत्र, ये पूरा एरिया था, इसमें कितना क्षेत्र है, तो लगभग 16,807 वर्ग मील के आसपास में क्षेत्र है। मत्स्य संघ में जहां तक मुझे याद है 7,500 कुछ समथिंग, मतलब 7,568 था, कितना सा कोई वर्ग मील का क्षेत्र इसके अंदर था, मत्स्य संघ के अंदर था। ये उससे लगभग डबल सा हो गया था। जनसंख्या कितनी, तो ये 23 लाख के आसपास में जनसंख्या थी। इसको मिलाने के बाद इनकम कितनी, तो 1,90,00,000 के आसपास में इनकी इनकम थी। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसा उठा के, आप याद रख लें। ये द्वितीय चरण का मोटा मोटा सा लेखा जोखा है कि 9 रियासतें, एक ठिकाना, किसको राज प्रमुख उपराज प्रमुख किसको बनाया, किसके बीच में क्लेश था, कौन प्रधानमंत्री बना, ये क्यों बना, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात इसमें, ये थोड़ा सा एक दिया हुआ है, आप देख लेना थोड़ा सा। मैंने प्रीव्यू पर्स का पिछले में ही बताया था कि राजाओं को पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों, सॉरी भारत सरकार की तरफ से, तो वो जो पेंशन दी जाती थी उसको बोलते थे प्रीव्यू पर्स। तो कौन कौन से राजा को कितना कितना प्रीव्यू पर्स मिला था वो थोड़ा सा देख लेना। सीधा सा है, आप इधर स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़े इस बहाने क्या होंगे, सीधा कोई पूछे तो नहीं। एक बार हालांकि मुझे याद है कि एक बार झालावाड़ के किसी राजा का प्रीव्यू पर्स पूछ लिया था, पूछ सकते हैं, पर इतने याद तो होते नहीं, तो याद हो तो भली बात, नहीं याद हो तो भली बात। पर इनके नाम इस बहाने याद हो जाएंगे, कहाँ का राजा कौन था, तो थोड़ा सा आप देख लोगे, क्योंकि अक्सर हम राज प्रमुख और वो दूसरों का देखते हैं, अन्य का नहीं देखते। आप इसका सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, आंकड़े उतारे में सीधे सीधे। इसका मैं क्या समझाऊं अब आपको। प्रीव्यू पर्स मैंने बता दिया होता क्या है। प्रीव्यू पर्स की राजा की गद्दी से तेरे को हटाया जा रहा है तो उसके बदले में तेरे को पेंशन देगी, सीधी सी बात है। आज आप सरकारी आरएस लगे, आरएस से जब तेरा रिटायरमेंट आएगा अब तेरे को पेंशन देगी, वही था। तू राजा था, अब तेरे को हटा रहे हैं, ले पेंशन पकड़ ले। और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये तो यहाँ तक तो चल रहा था, पेंशन वगैरह चल रही। एक ये थोड़ा सा स्टेटमेंट कई बार पूछते हैं, आप भी थोड़ा याद रख लेना कि डूंगरपुर के सॉरी बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह पटेल, ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह राजा हुआ करते थे। और ये जब उस पे विलय पत्र पे साइन कर रहे थे, कॉन्वेंट लेटर पे साइन कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था यार फील ऐसे हो रहा है जैसे मैं अपनी डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, जैसे अपने मृत्यु के प्रमाण पत्र पर साइन करवा रहे हो आप मेरे से। और सही सी बात है, सीधी बात भी है कि इस विलय पत्र पे साइन करने से पहले, भारत में मिलने से पहले, बांसवाड़ा एक अलग राज्य हुआ करता था, उसका एक अलग झंडा था, उसकी अलग करेंसी हुआ करती थी, उसकी एक अलग आर्मी हुआ करती थी, उसके अलग से फॉरेन रिलेशन हुआ करते थे। लेकिन जैसे आप साइन करोगे ये सब हट जाएगा और बांसवाड़ा का पूरा विलय भारत के अंदर हो जाएगा। अब उसका झंडा नहीं, उसकी करेंसी नहीं, उसकी आर्मी नहीं, उसके रिलेशन नहीं, उसका राजा नहीं, मौत हो गई। बांसवाड़ा एक तरीके से मर गया। तो उसने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। और किसी को लग ही जाए, आज कोई अपने को आके कि आपके पास में जो 25 बाई 50 का छोटा सा प्लॉट है वो आप दे दो किसी को और वो आपसे लिया जा रहा है, तो अपने को एक बार दुख होता है यार ऐसे कैसे लिया जा सकता है। अपने आदमी उसके लिए भी लड़ता है, तो ये आदमी इसके लिए लड़ रहे थे। तो भले ही छोटा सा देश था पर टेढ़ा है, पर मेरे वाली फीलिंग थी। छोटा सा श्रीलंका है, खूब छोटा सा, कि हम हमारे देश का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री में आ जाता है। अपने श्रीलंका को जाके कहेंगे श्रीलंका तो हमें आ जा, श्रीलंका हाथ उड़ जाए। ये देख लो नेपाल भूटान छोटे छोटे हैं, ये भी चलते चलते यूं कर देते हैं नहीं साहब लिपू लेक हम लेंगे, लिम्पिया धूरा हम लेंगे। छोटे छोटे इधर उधर के 1-1 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए लड़ाई हो जाती है। तो बांसवाड़ा का राजा तो पूरा का पूरा ही अपना दे रहा था, तो उसने भी वितरण का लग ऐसे रहा है कि यार डेथ वारंट पे साइन करवा रहे हो, पर उसने साइन कर दिए थे। चंद्रवीर सिंह नाम था उस बांसवाड़ा के राजा का, ये याद रख लेना थोड़ा सा। कई बार कोई पूछ लेता है कि किसने कहा था कि डेथ वारंट पे साइन करवा जा रहे हैं, तो चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये थोड़ी याद रखने वाली बात है। अब इसके बाद तीसरा चरण पढ़ाने से पहले मैं वापस एक बात बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि बूंदी वाला बहादुर सिंह उपराज प्रमुख बनाने से नाराज थे। बहादुर सिंह
वो पटेल से बात की, पटेल नहीं माने। तो अब जब ये वागड़ और हाड़ौती को मिलाया जा रहा था, दोनों को हाड़ौती और वागड़ की रियासतें मिलाई जा रही थी, इनके बीच में बड़ी रियासत आ रही थी मेवाड़। तो पहले शुरुआत में मेवाड़ वालों से बात भी की थी कि यार आप भी मिल जाओ, जो ये राजस्थान संघ बन रहा है इसके अंदर आप भी आ जाओ। पर भोपाल सिंह बड़े अलग से खुददार से आदमी थे, भोपाल सिंह और उनके जो दीवान हुआ करते थे, राम मूर्ति दीवान थे उनके, और उन दोनों ने खैर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेवाड़ का अपने आप में 1300 साल का गौरवमय इतिहास है, उसका किसी दूसरे में विलय कैसे किया जा सकता है? राम को विलय नहीं करें। आप एक काम करो, पूरे राजस्थान संघ को उदयपुर में विलय कर दो, पूरे राजस्थान संघ का मेवाड़ में विलय कर दो। तो उन्होंने पहले मना कर दिया था इसके लिए। इधर बूंदी वाला जो बहादुर सिंह था, जब इनको उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया तो ये मेवाड़ महाराणा के पास गए। मेवाड़ महाराणा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भोपाल सिंह हुआ करते। भोपाल सिंह जी के पास गए और भोपाल सिंह जी को जाकर कि भोपाल सिंह जी आप राजस्थान संघ के अंदर शामिल हो जाओ। मेरे शामिल होने से तेरे क्या फायदा है? उसने कहा मेरे तो कोई फायदा नहीं, पर जैसे आप राजस्थान संघ के अंदर मिलोगे तो आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा, और यदि आप राज प्रमुख बने तो कोटा वाला भीम सिंह है उसे राज प्रमुख नहीं बनाया जाएगा, और कोटा वाले भीम सिंह को राज प्रमुख से हटा दिया, मुझे ठंड मिल जाएगी, मुझे मजा आ जाएगा इस मामले के अंदर, और आप केवल उसको हटवा दो आपने। तो आप वो अपने मारवाड़ी में कहा होती है, भाई मरे को दुख को नहीं भाभी का नखरा चढ़ना चाहिए। तो खुद बंदा उपराज प्रमुख बन रहा है, ये तो दुख है अपने आप में, वो तो है, पर कोटा वाले को राज प्रमुख बनाया जा रहा है, ये ज्यादा बड़ा दुख है। तो इन्होंने इसको पटाया इनको कि यार आप इधर शामिल हो जाओ, और कहा यार हम बूंदी वालों ने शुरुआत से आपके साथ रहे, आपके साथ रिलेशन रहे, थोड़ा बहुत यार हमारा मन भी रखो। तो भोपाल सिंह ने कहा ठीक है मैं शामिल हो जाता हूँ, और भोपाल सिंह जी ने उधर वीपी मेनन को फोन किया। वीपी मेनन ने कहा भाई हम मिलने के लिए तैयार। भोपाल सिंह जी ने फोन कर दिया 23 मार्च को, 25 मार्च को उधर बन रहा है राजस्थान संघ बन रहा है, और 23 मार्च को इधर फोन कर रहे हैं भोपाल सिंह जी। और वीपी मेनन को फोन करके कहा भाई मेनन साहब ये जो आपके 25 मार्च को राजस्थान संघ बन रहा है, हम इसके अंदर मिलने के लिए तैयार हैं। सरदार पटेल को और मेनन को विश्वास नहीं हुआ कि यार उदयपुर का राणा मिलने के लिए तैयार है। मेवाड़ रियासत हिस्टोरिकली इतना ग्लोरियस हिस्ट्री रही थी कि भारत सरकार चाहती थी कि यदि मेवाड़ मिल जाए तो बाकी वालों को मिलाया जा सकता है। फिर कहा जा सकता है ना कुंभा संगा प्रताप राज सिंह की रियासत विलय हो रही है, तो बाकी वाले यार तुम मांगते क्यों, तुम भी विलय कर लो। तो मेवाड़ का मिलना अपने आप में सिंबॉलिक साइन था भारत सरकार के लिए, अच्छा साइन था कि यार ये मिले तो ठीक रहे। जैसे फोन गया उनको विश्वास नहीं होगा भोपाल सिंह जी मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका पक्का भोपाल सिंह जी बोल रहे हो हाँ हम मिलने के लिए तैयार है, 23 वाला कार्यक्रम देख लो तुम्हारा। तो इनका रुको तो हम एक बार कोटा वालों से बात करते हैं। कोटा वाले भीम सिंह जी को फोन मिला और भीम सिंह जी कहा कि भीम सिंह जी थोड़ा कार्यक्रम में चेंज कर रहे हैं, और 25 को जो कार्यक्रम है आपका इसमें हम उदयपुर को भी शामिल कर रहे हैं। अब जब उदयपुर शामिल होगा तो राजधानी भी उदयपुर बनाएंगे, और हम उद्घाटन भी उदयपुर के अंदर करेंगे, राज प्रमुख भी भोपाल सिंह जी को बनाएंगे। और भीम सिंह जी को लगा यार हाथ से बाजी सारी निकल गई, और भीम सिंह जी ने कहा ये क्या तरीका है, आज 23 तारीख आप मुझे कह रहे हो परसों उद्घाटन करना है, मैंने सारे हलवाई लगा लिए, इधर बोर्ड वोर्ड छपवा लिए, रिश्तेदार बुला लिए सारे, और आप मुझे कह रहे हो हम चेंज कर रहे हैं। नहीं ये कोई तरीका थोड़ी होता है, हमारी मिठाइयां खराब हो जाएगी सारी की सारी। तो फिर भारत सरकार को लगा यार पहले ये कर लेते हैं। तो वापस भोपाल सिंह जी को फोन किया, भोपाल सिंह जी कहा भोपाल सिंह जी अभी 25 वाला तो हो जाने दो, आप यार मेवाड़ एक बड़ी रियासत है, आप 9 रियासतें ले रहे हैं, भीड़ भाड़ में आप क्या करोगे, आपका अकेले का अलग से सिर्फ आपका करेंगे। तो भोपाल सिंह जी ने कहा इतना यूं कह रहे हो तो और ही बढ़िया आपने तो उस दूसरे चरण में इस वजह से मेवाड़ नहीं आ पाया था, वरना मेवाड़ 23 मार्च को आने के लिए तैयार हो गया था। अब वो चरण तो बन गया। अब जब ये आने के लिए तैयार ही हो गए थे तो फिर कहा ठीक है साहब बातचीत की जाए। राम मूर्ति यहाँ से गए और राम मूर्ति जाके उदयपुर से दिल्ली गए, दिल्ली जाके वीपी मेनन से उनसे बातचीत की कि साहब हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो साहब मिलने के लिए तैयार हो तो ठीक है आपका विलय कर दिया जाए। इसी बीच एक घटना और हुई कि ये मिलने के लिए क्यों तैयार हो गए, इसके लिए एक घटना और थोड़ी सी कि प्रजामंडल लगातार विरोध कर ही रहा था कि भाई ये सब गलत हो रहा है, मिलना चाहिए, आप कौन होते हो नहीं मिलने वाले। माणिक्यलाल वर्मा ये मांग उठा रहे थे। 5 अप्रैल 1948 को फायरिंग हो गई उदयपुर के अंदर। उस फायरिंग के अंदर 2 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो, शांतिलाल और आनंदीलाल नाम करके 2 स्वतंत्रता सेनानी थे। किसी ने नाम सुना हो जो पहले गहलोत गवर्नमेंट में गृह मंत्री हुआ करते थे, वो इस घटना के अंदर घायल हुए थे। ये 2 बंदे शहीद हुए थे इसमें, शांतिलाल और आनंदीलाल, 5 अप्रैल 1948 की घटना। इसलिए मामला थोड़ा उग्र पड़ता भी जा रहा था। इसलिए फिर मेवाड़ सरकार ने देखा यार पार तो वैसे ही नहीं पड़ रही थी, फटाफट इसमें अपने शामिल तो जो। तो फिर राममूर्ति सर को भेजा, राममूर्ति को जाकर आप जाके बातचीत करो, क्या करना है क्या नहीं करना, अपने मिलने के लिए तैयार है। उधर वीपी मेनन वो अपने आप में तैयार बैठे थे। तो इस बार नया एग्रीमेंट साइन करवाया गया था। 11 अप्रैल को मेवाड़ से एग्रीमेंट साइन करवाया गया था
और मेवाड़ महाराणा ने उस पर साइन कर दिए। 11 अप्रैल को जैसे साइन किए तो 18 अप्रैल को विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। तीसरा चरण, इस बार नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। कुछ नहीं करना, जो दूसरे वाला है जिसमें 9 मिली हुई है, एक ठिकाना और मान लो 9 रियासतें थी, उसमें से एक मेवाड़ मिलानी, खाली 10 करनी है आपको, तो राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ कर देंगे, राजस्थान संघ और मेवाड़ हो गई आपकी। राज प्रमुख सीधी सी बात है, अब जब भोपाल सिंह आएंगे तो भोपाल सिंह जी बनेंगे, तो महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, उनका सबका डिमोशन कर दिया। तो उनके वरिष्ठ सीनियर डिप्टी राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और बहादुर सिंह बूंदी, दोनों थे। इसमें ये नाम नहीं लिखा हुआ, ये आप अपने नोट्स में लिखो तो ये दोनों नाम लिख लेना, दोनों को बनाया गया था। बहादुर सिंह ने कहा हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ बोले मत बनाओ, भीम सिंह का डिमोशन करवा दिया, हम तो इसके अंदर राजी है। राजधानी, अब राजधानी तो उदयपुर रखनी थी, पर अब राजधानी जब उदयपुर रखी तो भीम सिंह कहा ये कोई तरीका थोड़ी, मुझे आपने डिमोशन करके उपराज प्रमुख बना, उसमें संतोष कर लूं, तो यार राजधानी बेटा थी, पहले राजधानी कोटा थी, हमने बाहर बोर्ड लगा दी राजधानी कोटा में आपका स्वागत है। फिर उनको जैसे तैसे राजी किया गया, ऐसे मत करो, एक काम करेंगे, उदयपुर में जो विधानसभा बनेगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो विधानसभा होगी, उसका एक सेशन, उसका एक अधिवेशन हर साल कोटा के अंदर करवाएंगे। तो विधानसभा जो बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, उसका एक सेशन हर साल कोटा के अंदर करवाएंगे और कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे हम लोग कोटा को, इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। आप चिंता मत करो यार, ऐसे आपके साथ कोई दू भांत नहीं करेंगे, आपके साथ में भी बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। तो कोटा वालों को ले देके राजी करने का काम किया गया। उद्घाटन, जब भारत की महानतम रियासत सांगा प्रताप की रियासत शामिल हो रही थी, तो भारत के सबसे बड़े नेता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने के लिए। पहले वाला देखो हुआ था अपने 18 मार्च, उसके ठीक एक महीने बाद, 18 मार्च का एक महीना कर लो तो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन कर दिया था। ये तो याद रहे, सीधी सीधी सी बातें याद रही जाएगी आपको। अब प्रीवी पर्स वाली बात है। भारत सरकार जब रियासतों का विलय कर रही थी, तो भारत सरकार के दिमाग में ये थी कि आपने किसी भी राजा को ज्यादा से ज्यादा प्रीवी पर्स देना, तो कितना देंगे, तो 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स हद से हद दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जब मेवाड़ महाराणा शामिल कर रहे थे, तो राममूर्ति जब बात करने के लिए गए मेनन से, तो इन्होंने कहा कि हम तो 20 लाख लेंगे, पर इनका मन रखने के लिए कहा गया ठीक साहब पक्का आपको हम 20 लाख दे दें, तो इनको 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया गया था। पर भारत सरकार ने भी अपनी बात रखी और भारत सरकार ने कहा कि जो फॉर्मल प्रीवी पर्स है वो तो 10 लाख ही देंगे, 5 लाख हम आपको राज प्रमुख की सैलरी दे देंगे, 5 लाख हम आपको रिलीजियस ग्रांट दे देंगे, धार्मिक अनुदान दे देंगे। भोपाल से जिनका आप तो 20 लाख रुपए दो, कैसे करके दोगे बाबू, घराना चाहिए किया ही हमें, कुल मिला के उन्होंने 20 लाख रुपए लिए। तो याद रखना कि कौन सी महाराणा ने 20 लाख रुपए की मांगी थी, तो भारत सरकार राजी राजी देने के लिए तैयार थी। मेवाड़ का महत्व अलग था, पैसे की बात नहीं थी वहां पे। प्रधानमंत्री की बात आई, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, माणिकलाल वर्मा ने कहा यार कब से पंछीड़ा गाने लगा था, मैं इतने साल पंछीड़ा गाते हुए हो गए, अब तो मुझे ही बनना चाहिए, तो इनको प्रधानमंत्री बना दी। इनको प्रधानमंत्री बनाया तो शाहपुरा वाले गोकुलाल लसावा जो दूसरे चरण के अंदर ऊपर प्रधानमंत्री थे, उनका साहब मेरा क्या होगा, अरे कैसे मत करो, आपको हम सचिन पायलट बना देंगे, कुल मिला के आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आपको डिप्टी पीएम बना दिया जाएगा। तो गोकुलाल लसावा को डिप्टी पीएम बना दिया। मंत्री किस किस को बनाया जाए, तो कई मंत्री बना दिए, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया, ये 3 तो उदयपुर से लिए। भोगीलाल पांड्या आप सब जानते हो वागड़ का गांधी है, तो डूंगरपुर से ले लिया इनको। पंडित अभिन हरी ये कोटा के थे, इनको कोटा से ले लिया। और ब्रज सुंदर शर्मा ये बूंदी की हुआ करते थे, इनको बूंदी से ले लिया। अलग अलग शब्द से लेके अलग और एक मंत्रिमंडल और तैयार कर दिया। ये वाला जो मंत्रिमंडल था, तो शुरुआत में यहाँ पे मंत्रिमंडल के निर्माण में भी दिक्कत आई थी, और राजा ये चाहते थे कि उसके अंदर उनके जो फ्यूडल्स है उनको भी लिया जाना चाहिए। और माणिकलाल वर्मा कहना था कि फ्यूडल को नहीं लिया जाना चाहिए, केवल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं को लिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर थोड़े दिन तक वहां गतिरोध की स्थिति रही थी। हालांकि बाद में राममूर्ति ने और भारत सरकार ने बातचीत की और कहा ठीक है हम सामंतों को नहीं लेंगे, इनको ले लेंगे। तो सारे प्रजामंडल के सारे नेता यदि किसी के अंदर लिए गए थे तो वो यही था। मेवाड़ का जो संयुक्त राजस्थान वाला विलय था, इसी के अंदर सारे के सारे जो नेता थे वो प्रजामंडल वाले नेता थे। याद रखना, कई बार वो पूछ लेता है कि कौन से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया था, सामंतों को लेकर गतिरोध कहां उत्पन्न हो गया था। तो ये जो तीसरा चरण वाला था अपने संयुक्त राजस्थान वाला था, इसके अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी अपने। तो ये याद रख लेना भाई बात। अब इसके बाद चौथे चरण से पहले मैं फिर थोड़ी सी बात बताऊंगा। आप देखो वापस से याद करो, टोटल रियासतें कितनी, 19 रियासत है सारी। 19 में से 4 का तो विलय मत्स्य संघ के अंदर कर दिया। पीछे कितनी बची, तो 4 करने के बाद पीछे बची अपनी 15।
15 में से 9 दूसरे चरण के अंदर ले ली, मैंने बताई थी आप। तो 15 में से 9 गई तो पीछे अपने बच गई 6 में से 1 हमने मेवाड़ और ले ली, पीछे बची 5 में से 3 तो बड़े मगरमच्छ है आपका, एक तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो स्वतंत्र रख सकते हैं अपने आप को। जैसलमेर का भविष्य जोधपुर पर डिपेंड कर रहा है, सिरोही को गुजरात के अंदर विलन है, सब कुछ मामला हो रहा था, तो सिरोही वाला मामला तो छोड़ दिया, सिरोही वाला तो छोड़ दो। अब जो 4 बची, कहीं 4 से बातचीत की जाए, जब वो छोड़ दिया तो आपने भाई 4 और 9 13 और 1 14, सिरोही को लेना नहीं है तो 14 और 15, पीछे 4 बची। 4 कौन सी? तो 3 तो बड़े मगरमच्छ, आपका जयपुर बचा, जोधपुर बचा और बीकानेर बचा, और जोधपुर के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है जैसलमेर, तो जैसलमेर से और बातचीत की जाए। और दिक्कत है सीमावर्ती क्षेत्र थे, इसलिए पाकिस्तान वाली जो इधर कश्मीर वाली समस्या उत्पन्न हो रही थी, लग रहा था कि यार इनके अंदर भी समस्या उत्पन्न हो सकती, इसलिए जो अपने समाजवादी नेता थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे। सोशलिस्ट नेता 2, एक तो जेपी, यदि आपने नाम सुना, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का जिन्होंने नारा दिया था, और एक राम मनोहर लोहिया, ये दोनों लगातार ये मांग कर रहे थे ये जो सीमावर्ती राज्य है इनका फटाफट विलय किया जाना चाहिए, इनका इस राजस्थान के अंदर विलय करो वरना यहाँ स्थिति गंभीर हो सकती है। और जेपी ने तो बाकायदा उदयपुर के अंदर एक 9 नवंबर की मीटिंग हुई थी, 9 नवंबर 1948 को एक मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर कहा भी कि यार ये फटाफट इनका विलय करो, ये बहुत गलत हो रही है। राम मनोहर लोहिया ने पूरी कमेटी बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति, और राजस्थान आंदोलन समिति बना के कहा कि यार इनका विलय किया जाना चाहिए। वापस भारत सरकार लगी, भारत सरकार ने बातचीत करवानी वापस शुरू की। मैंने बताया था जोधपुर वाले राजा के साथ में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी शुरू से। हनुमंत सिंह जोधपुर के राजा हुआ करते थे। हनुमंत सिंह राजा हुआ, ऐसी कई कहानियां भी है कि जब इनको विलय के लिए बुलाया गया था और उस टाइम इन्होंने वीपी मेनन जो थे उनके सिर पे बंदूक लगा दी थी। एक पेन पिस्टल था इनके पास में, जो एक तरफ से पेन था और एक तरफ से पिस्टल था, और वहां इनके बीच में तनातनी भी हो गई थी, लेकिन वहां एक महान आदमी बैठा हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने इन सबको समझा दिया था, समझा के विलय के लिए तैयार कर लिया था। हालांकि उस खूब सारी चर्चाएं होती है उस घटना की। अपने यहाँ पे एक समाचार पत्र निकला करता था रियासती, सुमनेश जोशी एक समाचार पत्र निकालते थे। कई बार कोई पूछ ले कि कौन से अखबार में खबर आई थी कि जोधपुर का पाकिस्तान में विलय हो सकता है, तो रियासती अखबार था, सुमनेश जोशी निकाला करते थे। इन्होंने सबसे पहले स्कूप का भंडाफोड़ करने का वो किया था इन्होंने। तो अखबार का नाम याद रखना कि और कौन सा राजा था, ऐसा प्रयास किया जा रहा था। कई किताबों में भी इसी बातें आती, पर वास्तव में जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो किताब है, जो ट्रांसफर पावर के बारे में किताब थी, उसमें ऐसी कोई यूं घटनाओं का जिक्र है नहीं। बाद में जुड़ गई होगी, लोगों ने ऐसी बातें कुछ ज्यादा बना के कर दी होगी, पर कहते हैं कि वो घटना पेन पिस्टल वाली घटना जरूर हुई थी। पर ऐसा कोई वो बार्गेनिंग जरूर कर रहे थे पाकिस्तान के साथ में, और जिन्ना उनको सुविधाएं भी खूब दे रहे थे। जिन्ना कह रहे थे हम आपको कराची का बंदरगाह दे देंगे, आपको सिंध से मारवाड़ के बीच की पूरी रेलवे लाइन दे देंगे। लेकिन फिर भी उस दिन भी जब जिन्ना ने ये बातें रखी थी, तब हनुमंत सिंह का यही कहना था कि मैं जोधपुर जाऊंगा, वहां जाके मेरे घर वालों से, मेरे मंत्रियों से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। इससे पहले वीपी मेनन इन्होंने बातें कर ली थी और बातें करके उनको भारत संघ में विलय करवा लिया। वैसे इन सब राजाओं का यदि विलय किसी एक आदमी ने करवाया था तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को तो हमें याद रखना ही चाहिए। ये अपने साथ हिस्ट्री की एक गलत परंपरा ही पड़ गई कि हमने सारे अंग्रेजों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। बाकी माउंटबेटन नहीं होता तो रियासतों का विलय इतनी सरलता से नहीं होता। कहते हैं कि माउंटबेटन जब वहां से गवर्नर जनरल बन के आ रहे थे तो उस समय किंग हुआ करते थे, जॉर्ज 6। जो जॉर्ज 6 थे वो किंग थे, और उन्होंने माउंटबेटन को बुला कहा था कि माउंटबेटन तुम जा रहे हो और जाके राजाओं वाले मामले को थोड़ा ढंग से देखना है। पर माउंटबेटन पूरा यूं दिमाग में धार के आए थे, और माउंटबेटन को लगता था राजाओं ने 2 गलतियां की। ये तो जब कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा था तो राजाओं ने अपने रियासतों के अंदर जनतंत्रीय कार्य क्यों नहीं करवाए, पब्लिक वेलफेयर के कार्य क्यों नहीं करवाए, वहां पब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबलियां क्यों नहीं स्थापित की। और दूसरा, जब 1935 वाले अधिनियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर मौका मिल रहा था तो ये संघ के अंदर विलय क्यों नहीं कर पाए, अपना यूनियन के अंदर क्यों नहीं गए, उस फेडरेशन के अंदर क्यों नहीं गए। इसलिए जब माउंटबेटन आए थे उन्होंने अपना 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल को संबोधित कर रहे थे। वो नरेंद्र मंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सब राजाओं का भला इसी के अंदर है कि वो संघ के अंदर शामिल हो जाए। तो भारत की रियासतों का विलय करवाने वाला एक बड़ा
यदि किसी का आभार हम व्यक्त करें तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि 25 जुलाई वाली मीटिंग में जब माउंटबेटन गए थे, तो माउंटबेटन जनरल हुआ करते थे, बड़े अधिकारी थे, तो अपने फौज के मेडल सारे लगा के गए थे वो, ताकि राजाओं के ऊपर वो एक रुतबा भी झड़ा जा सके कि मैं साहब फौजी आदमी रहा हुआ हूं, यदि तुम इस प्रकार से अपना विलय नहीं करोगे तो हमें दूसरे रास्ते भी आते। तो माउंटबेटन ने इन सबको समझा बुझा लिया तो ये विलय करने के लिए तैयार हो गए। जोधपुर वालों को मैंने बता दिया, जैसलमेर वाले इन पे डिपेंड कर ही रहे थे। वैसे दो, जयपुर और बीकानेर, जयपुर के अंदर दीवान हुआ करते थे कृष्णामाचारी, कल बात की थी हमने कृष्णामाचारी, और बीकानेर में दीवान हुआ करते थे वेंकटाचारी। इनको बुलाया, इनको बुला के फिर बातचीत की और मेनन ने इनसे बातचीत की। कृष्णामाचारी का प्लान और जोरदार था। कृष्णामाचारी का ये प्लान था कि जब जो ये आपका राजस्थान संघ बन गया, संयुक्त राजस्थान जो बन गया, इसको तो पड़े रहने दो, ये जो है इसको पड़े रहने दिया जाए अपने आप में। और ये जो आपकी इधर वाली रियासतें हैं, जयपुर क्या, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो रियासतें, इन सबको मिला के एक अलग से यूनिट बना दी जाए। भरतपुर और धौलपुर जो है, इन दोनों को शामिल कर दो आप उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो करौली और अलवर जो है इनको मिला दो आप जयपुर में, और इस प्रकार से अलग से यूनिट, 3 यूनिट बना दी जाए। एक संयुक्त राजस्थान वाली यूनिट पड़ी रहे, एक जोधपुर बीकानेर जैसलमेर वाली यूनिट पड़ी रहे, और एक जयपुर करौली अलवर वाली यूनिट पड़ी रहे। लेकिन समाजवादी नेताओं ने, अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने, सबने विरोध किया, इन सब राजाओं को वापस बिठाया, सबसे बातचीत की, इन मंत्रियों को बिठाया। फाइनली 14 जनवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर के अंदर घोषणा कर दी। 14 जनवरी 1949 को उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ये चारों राज्य भी राजस्थान के अंदर मिलने के लिए तैयार है, हम इनको राजस्थान के अंदर मिलाते हैं। अब जब क्लियर ही हो गई बात, तो अब तो केवल बड़ी बड़ी सी बात थी, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने को। तो कहा कि ठीक है साहब, मिलाया जा रहा तो मिला दिया जाए। अब जब मिलाने की बात आई तो कहा कि अब पिछला जो संयुक्त राजस्थान बना था उसमें राज प्रमुख कौन, भोपाल सिंह। अब जब जयपुर मिलाया जा रहा था तो जयपुर वालों को तो कहा यह गया था, यदि आप अपना विलय करते हो तो 2 चीजें इनके साथ में थी। अनौपचारिक रूप से इनको कहा गया था कि एक तो हम आपको राज प्रमुख बना देंगे, एक हम जयपुर को राजधानी बना देंगे, इसलिए आप अपना विलय कर दो। अब सीधा साधा भाई जो सवाई मानसिंह थे जयपुर वाले, इनको तो राज प्रमुख बनाया जाएगा, पर जब इनको राज प्रमुख बनाने की बात आई तो भोपाल सिंह अड़ गए। भोपाल सिंह कहा यार जयपुर वाले ये हमारे सामंत हुआ करते थे, मैं मेवाड़ का रहना हूँ, 1300 साल पुराना मेवाड़ का राज्य बापा रावल 734 में स्थापित करके चले गए थे, और आप मुझे कह रहे हो कि तू नहीं है, ये बनेंगे। फिर उनको राजी करने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, महाराज प्रमुख, और कहा गया भोपाल सिंह जी, कहा गया कि आप महाराज प्रमुख हो, आज जीवन अपने इस पोस्ट पे रहोगे, आप चिंता ही मत करो। और सवाई मानसिंह को कहा भाई आप राज प्रमुख। कोटा और जो जोधपुर वाले थे हरवंश सिंह जोधपुर और भीम सिंह कोटा, इनको कहा आप सीनियर डिप्टी राज प्रमुख हो। वही बूंदी वाले डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह थे, उनको कह दिया जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। कुल मिला के सबको राजी करने की कोशिश की गई। इधर प्रधानमंत्री की बात आई तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, अब दिक्कत दूसरी। अब जैसे ही इधर आपका मेवाड़ जब पहले मिल गया था तो माणिक्यलाल वर्मा पिछले संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने हुए थे, मारवाड़ मिला तो शेर राजस्थान जिनको हम कहते हैं जयनारायण व्यास बड़े नेता थे, वो शामिल हो गए। अब किसको बनाया जाए, पर सरदार पटेल के दिमाग में दूसरी बात थी। सरदार पटेल के दिमाग में थी सरदार पटेल ने सवाई मानसिंह से पूछा कि मानसिंह जी आप जयपुर के राजा हो, आपको राज प्रमुख बनाया गया है, जयपुर को हम राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप बताओ यार प्रधानमंत्री किसको बनाए, ऐसा आदमी जिसके आपके साथ तालमेल चले। आदमी भले काम करता है तो कहीं ना कहीं याद ही रहते हैं। और उस दिन जयपुर महाराजा को वहां बैठे बैठे जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया कि यार भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था आज ही के दिन 8 अगस्त से जो कभी शुरू हुआ था 1942 को, उसमें जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। आप सुनना जयपुर प्रजामंडल वाला जो वीडियो, उसमें और वो घटनाएं बताई हुई है कि भाग नहीं लिया था। उस दिन हीरालाल जी ने अपनी बातें मान ली थी, इन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो हीरालाल जी को बनाया गया। हालांकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जब हीरालाल शास्त्री को यहाँ प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, ये जब उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा था, तो जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दोनों यहाँ से कुर्सियां उछाल के चले गए थे। वो शायद 3 इडियट मूवी वाला डायलॉग है कि जब दोस्त खुद फेल हो जाते हैं तो दुख नहीं होता है, दोस्त पास हो जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो हीरालाल शास्त्री को पीएम बना दिया गया तो उनको ज्यादा दुख हुआ था। भले ही वो जनप्रतिनिधि थे, उस समय के बड़े नेता थे, पर होता है जी हर आदमी में इतना ईगो तो कहीं ना कहीं रहता ही है। कुर्सियां उछाल के चले गए तो उस मीटिंग के अंदर भाग नहीं लेता, उनको बहुत बुरा लगा था कि यार हमें पीएम क्यों नहीं बनाया गया, इस आदमी को पीएम क्यों बना दिया गया। आगे और मैं कई कहानियां बताऊंगा उनकी। तो हीरालाल शास्त्री बन गए।
मंत्रिमंडल में किस किस को लिया जाना चाहिए? बहुत बड़े जयपुर के अपने नेता थे, सर्व सेवा संघ की स्थापना की, सर्वोदयी नेता प्रातस्मरणीय सिद्धराज जड्डा जी को मंत्रिमंडल में लिया गया। प्रेम नारायण माथुर उदयपुर वाले थे, उनको लिया। भूरीलाल बया उदयपुर के थे, उनको लिया। ये फूलचंद पाफना को लिया गया इसके अंदर। नरसिंह कच्छावा, ये थोड़ा सही कर लेना, नरसिंह कच्छावा और राव राजा हनुमंत सिंह जोधपुर के थे, इनको लिया गया। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के थे, इनको लिया गया। वेदपाल त्यागी कोटा के हुआ करते थे, इनको लिया गया। इन सबसे मंत्रिमंडल बनाया गया। प्रिवी पर्स की बात आई तो सवाई मान सिंह सेकंड थे, इनको कहा 18 लाख प्रिवी पर्स। दिक्कत वही थी, यदि भोपाल सिंह से ज्यादा 20 लाख ज्यादा करने की कोशिश की जाए तो वो नाराज हो जाए। और हनुमंत सिंह जोधपुर वाले थे, उनके 50,000 कम कर दिए। बीकानेर वाले जो शार्दुल सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले साइन इस आदमी ने किए थे, इनको कर दिए 17 लाख। जैसलमेर छोटी रियासत हुआ करती थी, इनकी इनकम नहीं थी, जितनी इनकम हुआ करती थी उतने प्रिवी पर्स मिलते थे, तो इनको 1,80,000 रुपए इनको प्रिवी पर्स दे दिया गया था। तो प्रिवी पर्स भी थोड़े से याद रख लेना। तो सवाई मानसिंह सेकंड के लिए कहा गया कि आपको राजप्रमुख के रूप में वेतन भी दिया जाएगा 5.5 लाख रुपए, ये इनको अलग से दिया जाता था। ये आपका अलग कर देंगे, बाकी इतनी सी मोटी मोटी सी बातें थी। और अब दिक्कत दूसरी है, अब जैसे ही कहा कि साहब राजधानी जयपुर होगी तो जोधपुर वालों ने बगावत की। और जोधपुर वालों का ये क्या तरीका है, अब राजधानी जयपुर कैसे बना दोगे? राजधानी तो हम बनेंगे, और यदि आप राजधानी नहीं बनाते तो फिर देख लो साहब, हम उधर पाकिस्तान से बात कर लेंगे, जिन्ना से बात कर लेंगे, अलग हो जाएंगे हम। तो फिर पटेल समझदार थे, पटेल ही उद्घाटन करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो पटेल ने कहा ऐसे मत करो, एक कमेटी बनाते हैं, ये कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी, तो विवाद चल रहा है जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी को लेकर, जयपुर वर्सेस जोधपुर, राजधानी कौन सी होनी चाहिए। पटेल एक विशेषज्ञों की कमेटी बना के गए। कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे BR पटेल, अध्यक्ष थे इसके, और 2 सदस्य और लिए गए, एक TC पुरी और एक SP सिन्हा। इन 3 मेंबर को मिला के कमेटी बनाई और कहा तुम बताओ जयपुर को राजधानी रखें या जोधपुर को। और उन्होंने फाइनल कहा कि राजधानी जयपुर रखी जाए। जयपुर को राजधानी रखने के पीछे उनके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये कि जयपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता, दूसरा उद्देश्य ये था कि जयपुर में पानी की कमी नहीं है, जोधपुर में पानी की कमी आ सकती है, यदि आप कैपिटल बनाओगे तो कम से कम पेयजल की समस्या का तो वहां पे सामना नहीं करना पड़े। तो एक कमेटी बनी, इसने कहा कि राजधानी तो साफ रख दो जयपुर। तो फिर जोधपुर का क्या किया जाए, इनको राजी किया गया, ऐसे मत करो, राजधानी छोड़ो, आपको तो न्याय विभाग दे रहे हैं, हाई कोर्ट देंगे, पूरे राजस्थान का न्याय आप ही करोगे, तो इनको दे दिया हाई कोर्ट। फिर कहा दूसरे वाले और यार कहीं मत जाएंगे अपने आप में, तो बीकानेर वालों को कहा कि तुम यार एजुकेशन डिपार्टमेंट रख लो, शिक्षा विभाग रख लो। इधर उदयपुर वाले जो थे, उदयपुर वालों को कहा कि तुम यार ये खनिज वाला डिपार्टमेंट रख लो। जो कोटा वाले थे इनको कहा कि तुम फॉरेस्ट रख लो और कोऑपरेटिव रख लो। भरतपुर वाले जो थे इनको कहा कि यार राजा सूरजमल जी ने कृषि में सुधार के खूब सारे प्रयास किए थे, इसलिए तुम एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट रख लो। इन सब में डिपार्टमेंट अलग अलग और बांट दिए गए। सुनना एक मेरी बात, अक्सर अपनी समस्त किताबों में, तमाम किताबों में इस कमेटी का नाम लिखा हुआ था सत्यनारायण राव कमेटी। आप ध्यान देना, आज से ध्यान देना, ये सत्यनारायण राव कमेटी नहीं है। सत्यनारायण राव कमेटी में फिर आगे बताऊंगा 7वें चरण में बनी है। जयपुर और अजमेर में जब विवाद हो गया था वापस तब बनी थी। जयपुर और जोधपुर में जब विवाद हुआ था उस समय BR पटेल कमेटी थी, वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी को बना गए थे और इसके 2 सदस्य TC पुरी और SP सिन्हा थे। वो कमेटी हम अलग से पढ़ेंगे, वो सत्यनारायण राव कमेटी थी, उसके सदस्य V विश्वनाथन और गुहा अलग से, BK गुहा अलग सदस्य हुआ करते थे, उनके हम अलग बात करेंगे, पर आज ये थोड़ा सा अपने याद रख लेना। और इसने ये बांटे थे जयपुर जोधपुर, कुल मिला जयपुर जोधपुर वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक और मैं पिछले में थोड़ा बताना भूल गया कि इससे आगे और एक आगे थोड़ी, अच्छा तो इससे पीछे वाले में एक बात और मैं थोड़ी सी इससे भी पीछे रह गया। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया था। इसको हम राजस्थान दिवस मनाते हैं कि भाई लगभग राजस्थान अपना मिल ही गया था, इस दिन बन ही गया था, इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन। अब इस 30 मार्च की कोई अहमियत नहीं है। वास्तव में ये हुआ था कि ये चैत्र शुक्ल एकम है। चैत्र शुक्ल एकम से हमारा नया साल शुरू होता है। ये चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 है, तो इस दिन नया साल शुरू हो रहा था, इसलिए कहा गया कि साहब वृहत राजस्थान है जो इस दिन शामिल किया जाना चाहिए। और सारी रियासतें लगभग शामिल ही हो गई थी, तो कह दिया गया कि इसको हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। और हो भी गई शामिल, देख लो पहला चरण है उसमें 4 मिल गई, दूसरे वाले में 9 मिल गई, तीसरे वाले में 1 मिल गई, चौथे वाले में फिर 4 मिल गई।
तो आप देख लो 4 और 4 8, 9 17 और एक 18। 18 का तो विलय कर ही दिया। अब ले दे के एक विवाद की स्थिति किस पे, सिरोही उधर उनको बॉम्बे के अंदर भी लड़ना था। अजमेर मेरठ अलग से केंद्र शासित प्रदेश पड़ा है। बस बात यही है, ये 4 अलग है, बाकी वाली सारी अलग है। ये मत्स्य यूनियन के रूप में पड़ी है, ये ग्रेटर राजस्थान, वृहत राजस्थान जो कहते हैं, इसके बारे में पड़ी। अगले चरण में हम फिर पढ़ेंगे कि किस प्रकार भरतपुर धौलपुर यूपी में जाने के लिए तैयार हो गए और उनका किस प्रकार विलय किया गया। हम पढ़ेंगे किस प्रकार सिरोही के टोटे टोटे कर दिए गए थे, आधा बॉम्बे में आधा राजस्थान में मिला दिया गया था। हम पढ़ेंगे कि फाइनली किस प्रकार हमें हमारा अबू देलवाड़ा वापस मिला और हमारा अजमेर हमें वापस मिला था, किस प्रकार हम सिरोंज और सुनील टप्पा का आदान प्रदान कर पाए थे। ये सब अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।